कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने मेंटेनेंस जब लगाया है, उसके पहले जो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया है, उसमें अगर कोई चूक हो गई है, तो क्या उस ऑर्डर को सही माना जाएगा? कोई भी दस्तावेज जो जरूरी है वो कोर्ट में नहीं दिया गया है, तो क्या बिना जरूरी दस्तावेज के उस ऑर्डर को सही माना जाएगा? क्या कोर्ट बिना संपत्ति का ब्यौरा लिए हुए, बिना कोई आय के जानकारी के क्या मेंटेनेंस लगा सकती है? कोर्ट बिना इनकम व एसेट्स की जानकारी के अगर ऑर्डर कर देती है मेंटेनेंस का, तो क्या उसे मान लिया जाएगा कि ये सही है? तो आज हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में जो ऑनरेबल मेघालय हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों से चर्चा करने वाले हैं। जो कि ये जो जजमेंट है, ये भविष्य में आने वाले कई सारे मेंटेनेंस के केसेस को प्रभावित कर सकता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इस केस में कौन कौन से नियम, कौन कौन से लीगल प्रोसेस और कौन कौन से ऐसे मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फॉलो किए हैं, और इस केस के माध्यम से आगे जो आने वाले मेंटेनेंस के केस हैं उन्हें किस तरह से एक मिसाल के तौर पे दिखाएगा। आज हम इन्हीं सारी चीजों से संबंधित जानकारी देने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को बिल्कुल पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस केस में होता ये है कि पत्नी के द्वारा सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का केस किया जाता है, जो कि खुद के भरण पोषण के लिए व साथ में बच्चों के भरण पोषण की बात कही जाती है। और इसके बाद ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया जाता है पत्नी के पक्ष में, और पति से बोला जाता है कि वो हर महीने अपने पत्नी व बच्चों को 18,000 रुपए देगा। इस ऑर्डर से पति खुश नहीं था, वो इसे चैलेंज करते हुए पहुंच जाता है मेघालय हाई कोर्ट और वहां पर अपनी बात रखता है, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि क्या कोर्ट मेंटेनेंस अगर लगाने जा रही है तो बिना इनकम व एसेट्स एफिडेविट देखे बिना ही मेंटेनेंस लगा सकती है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि मेंटेनेंस लगाने से पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन रेज हुआ वो ये रेज हुआ कि क्या कोई जो कमजोर पक्ष है, कमजोर पक्ष यानी कि पत्नी, क्या उसे इनकम व एसेट्स का जो एफिडेविट दिया जाता है वो देने के लिए छूट दी जा सकती है? तो इस तरह के प्रश्न ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आए थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट देने से पहले ऑर्डर करते समय कुछ जजमेंट का भी हवाला दिया। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का, जो कि 2021 का है, उसकी भी बात कही, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं और ये कहा था कि मेंटेनेंस देने से पहले पति और पत्नी दोनों की आय व संपत्ति का ब्यौरा मंगाया जाएगा, यानी कि एफिडेविट मंगाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बात कही कि अगर कोर्ट के द्वारा इनकम व एसेट्स एफिडेविट नहीं मंगाया जाता है दोनों पक्षों से, तो मेंटेनेंस नहीं निर्धारित किया जाएगा इसके बिना। और जो दूसरा जजमेंट का हवाला दिया वो जजमेंट है अदिति बनाम जितेश शर्मा, जो कि 2023 का मामला है। इसमें भी यही बात कही गई थी कि जब तक पति और पत्नी दोनों लोग फाइनेंशियल स्टेटस का खुलासा ना कर दे तब तक मेंटेनेंस निर्धारित नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी कोर्ट आदेश नहीं कर सकती है मेंटेनेंस का। तो सारी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये बात कही कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने पति और पत्नी किसी से भी इनकम और एसेट्स का एफिडेविट नहीं लिया। और दूसरी बात, अगर नहीं भी लिया है तो ये पावर है कोर्ट के पास, अगर वो देखती है कोई कारण होता है तो वो एसेट्स और आय का जो एफिडेविट है वो नहीं भी ले सकती है। तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कोई कारण भी नहीं बताया था कि किस वजह से वो इनकम व एसेट्स का एफिडेविट नहीं ले रही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया था
उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सेटिस्फाइड कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पति और पत्नी के कह देने मात्र से कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, उससे मेंटेनेंस निर्धारित नहीं होगा। पति और पत्नी दोनों को अपनी आय व संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में देना पड़ेगा। बिना ब्यौरा दिए मेंटेनेंस निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पत्नियां सिर्फ ये बात कोर्ट में कहती हैं कि मेरे पति ने हमको छोड़ दिया है और हम अब दूसरे सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए, अगर सिर्फ ये बात कह देती है तो मेंटेनेंस इस आधार पर डिसाइड नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जो पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है उसे अपना इनकम ऑफ सोर्स का एफिडेविट देना होगा। भले ही उसकी इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी वहां पर एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा पति और पत्नी दोनों को। तो इस केस से पति को भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी मन मुताबिक मेंटेनेंस लगाया गया था, लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉपरली लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही मेंटेनेंस लगाया जाएगा। और जो महिला मेंटेनेंस लेने के लायक होगी उसे मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, और जो सक्षम है, जिसके पास किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और वो इनकम एफिडेविट लगाती है, कोर्ट को लगता है कि ये महिला अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है बिना किसी के मेंटेनेंस दिए, तो उसे मेंटेनेंस नहीं भी दिलाया जाएगा। तो जो केस का टाइटल है वो है श्री गोरख एन मारक बनाम श्रीमती पंसई डी सिरा। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।